नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है विधानसभा पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन, गति 140 शब्द प्रति मिनट। और दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेजों ने इस देश में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया और यहाँ के लोगों को मजबूर होकर सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अंग्रेजी पढ़नी पड़ी और धीरे धीरे हिंदुस्तानी अंग्रेजी भाषा पढ़ने को मजबूर होने लगे। मैं अपनी सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि दरअसल दक्षिण के लोग हिंदी विरोधी नहीं हैं। अगर आप कह दें कि कोई दक्षिण का भाई हो हिंदी पढ़े उसे और लोगों की अपेक्षा 50 रुपये ज़्यादा वेतन दिया जाएगा तो सब हिंदी पढ़ने लगेंगे। कुछ मुट्ठी भर ऊंची नौकरशाही के लोग हिंदी लाए जाने के विरोधी हैं, क्योंकि ऐसा होने से नौकरियों पर से उनका एकाधिकार खत्म होता है और उस स्वार्थ के मद्देनज़र वह हिंदी का कोई न कोई बहाना कर विरोध करते रहते हैं और उसके आने में तरह तरह की बाधाएं डालने का प्रयास भी करते हैं। उनके इस कुचक्र का फल है कि हिंदी को आज तक उसका उपयुक्त स्थान नहीं मिला। पैरा। गांधी जी सन 1917 में मेरे ज़िले में गए थे। गांधी जी ने गुजराती में अपना भाषण नहीं किया, बल्कि गांधी जी ने हिंदुस्तानी में भाषण किया। गांधी जी ने कहा कि अगले साल मैं चंपारण के लोगों को भोजपुरी में भाषण करते देख लूँगा। जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार हमारे मंत्रियों की वजह से नहीं चलती है, बल्कि हमारी सरकार दफ्तर के लोगों से चलती है। यह तो दफ्तरों में जो नौकरशाह लोग बैठे हुए हैं उनसे हमारी सरकार चलती है। आज हकीकत यह है कि थोड़े से ऊपरी सर्विस वाले और थोड़े से हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का राज अंग्रेजी भाषा के द्वारा चलाए। सब जानते हैं कि चीन में सारा काम काज चीनी भाषा में चलता है। पैरा। श्रीमान, सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिए देवनागरी लिपि को अगर सामान्य माध्यम बना लिया जाए तो अत्यंत उपयुक्त होगा। इसके साथ ही साथ अभी कुछ दिन पूर्व जब राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था तो उसमें भी जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि उत्तर भारत के व्यक्तियों को दक्षिण भारत की एक या दो भाषाएं अवश्य सीखनी चाहिए, तो सौभाग्य से मैं वहां उपस्थित था और उस समय भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि जब किसी दूसरी भाषा को सीखा जाए तो लिपि की दीवार बीच में कायम रखी जाए। अगर यह लिपि की दीवार बीच में न रहे तो कम से कम यह लिपि की तो कठिनाई हट जाए और दूसरी भाषाओं के वास्ते भी देवनागरी लिपि हो जाए। उस समय जो अन्य भाषा भाषी थे उन्होंने इस सुझाव को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि इस विधेयक में भी इस बात को सम्मान दिया गया है। लेकिन जो एक भय इसके साथ मुझे प्रतीत हो रहा है वह यह है कि इसमें अंकों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विशेष संकेत नहीं दिया गया है। इस भय शब्द का प्रयोग जानबूझकर मैंने यहाँ किया क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में मैंने यह पढ़ा था कि नागरिक प्रचारिणी सभा की ओर से एक हिंदी कोश प्रकाशित हुआ है। इस कोश की सहायता के लिए भी भारत के शिक्षा मंत्रालय से कुछ अनुदान दिया जाना था। अब नागरिक प्रचारिणी सभा की अब तक ऐसी परंपरा रही है। उस आधार पर इस कोश में जो अंक थे वह भारतीय अंक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी प्रकार की पुस्तकों में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होना चाहिए। पैरा। जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, जो व्यवस्था दूषित थी अब सरकारों के हाथों में आने से उस व्यवस्था में कुछ संशोधन होगा और इसमें कुछ अधिक संदेह तो
प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि सरकारी मशीनरी को बिल्कुल दूध का धुला हुआ नहीं माना जा सकता है। जो व्यवस्था दूसरे हाथों में थी, सरकार के हाथों में आने से वह सर्वथा समाप्त हो जाएगी, ऐसी बात तो नहीं है। परंतु फिर भी मेरा अपना विश्वास इस प्रकार का है कि सरकार इस संस्था को उसी पवित्र उद्देश्य से चलाने को प्रयत्नशील होगी जिन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था की नींव डाली गई थी। जहाँ तक हिंदी की प्रगति का संबंध है, उसके संबंध में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति के लिए इससे बड़ा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले 12 वर्षों के समय में यह सरकार जिस मंथर गति से चल रही है, मेरा अनुमान है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन को अपने हाथ में लेने के पश्चात यह सरकार कहीं उसी प्रकार की दुर्बलता और प्रमादी नीति का हिंदी साहित्य सम्मेलन के जीवन में भी प्रवेश न करा दे। मेरा यह विश्वास है कि इस विधेयक की जिस धारा में यह कहा गया है कि अन्य भाषाओं का साहित्य भी देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जाएगा, वह बहुत हितकर होगा। पैरा, हमारे देश का यह बहुत बड़ा अभाव था जिसको कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस प्रकार पूरा किए जाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ दिन पूर्व मैंने इस प्रकार का एक प्रस्ताव भी इस सदन में दिया था। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन जो इसी भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था, उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि पैरा सभापति जी, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय 2 नारे हमारे देशवासियों को सुनने को मिले, एक लखनऊ से और दूसरा इंदौर से। लखनऊ में तिलक ने यह नारा लगाया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इंदौर से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने कुछ समय पश्चात ही यह नारा लगाया कि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कहीं अधिक बड़ा है। आगे चलकर ये दोनों नारे साथ साथ मिलकर चले और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दोनों ही अंश बन गए। पैरा, श्रीमान, यह देश का सौभाग्य था कि जो साहित्यिक क्षेत्र के नेता थे, वही नेता राजनीति की बागडोर भी अपने हाथ में लेकर चल रहे थे। इसी का सुपरिणाम यह हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ और जब स्वतंत्र होने के पश्चात देश की राजभाषा बनाने का निर्णय होने लगा, तो उसी पृष्ठभूमि में हमने यह निश्चय किया कि स्वाधीन भारत में 15 वर्ष के पश्चात हिंदी राजभाषा घोषित की जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने 2 दृष्टि बिंदु थे। एक तो इसलिए उन्होंने यह मार्ग चुनना स्वीकार किया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रबंध समिति में इतनी अव्यवस्था फैल गई थी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने मार्ग को अपने और उद्देश्य से भटक गया था। पर्याप्त दिनों तक प्रतीक्षा की गई कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता कुछ सावधानी और समझदारी से काम लेंगे, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो विवश होकर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। पैरा, दूसरी चीज यह है कि सरकार ने संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन करने के लिए यह निश्चय लिया कि इस कार्य को अपने हाथ में लें और हिंदी की प्रगति को आगे बढ़ाएं। पैरा, सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसको शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे आधुनिक ज्ञान के संचार को प्रभावी माध्यम बना सके। एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा सब राज्यों सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। पैरा,
यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी का मतव्य यह नहीं है कि अंग्रेजी को शिक्षा के क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर दिया जाए। अपेक्षा तो इस बात की है कि हमारे कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की अनिवार्यता न रह जाए। उपयोग की दृष्टि से भी अंग्रेजी वैकल्पिक रूप से पढ़ी जाती रहेगी। अंग्रेजी का स्थान भारतीय भाषाओं को देने से कार्य सरल हो जाएगा तथा भाषा विषयक खाई भी शीघ्र पट जाएगी। अंत में तो कार्य हिंदी में ही करना है, किंतु यह स्थिति एकदम नहीं आ सकती है। अतः अंतरिम काल में सुप्रीम कोर्ट में तथा हाई कोर्ट में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होना चाहिए, किंतु हिंदी भाषी राज्यों से कई हाईकोर्टों में वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा सब जगह एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की पूरी व्यवस्था भी हो। अंत में राजकीय क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा हटाई जा सकेगी तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग होने लगेगा। स्टॉप। आशा करता है आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।